बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज वॉइस के मेहमान ऐसी शख्सियत जिनका ताल्लुक़ एजुकेशन के शोबे से है, एजुट्रेन 360 के डायरेक्टर हैं। आज वो हमारे साथ गुफ्तगू करेंगे। जनाब इबरार अहमद साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। थैंक यू आपका कि आपने मुझे मौका दिया आपके प्लेटफॉर्म पे बोलने का। इसमें सर सबसे पहले ये बताएं कि जो आपने ये कंसल्टेंसी फर्म बनाई है एजुट्रेन 360 के नाम से, इसका बेसिकली मकसद क्या है? जैसे आप एजुट्रेन 360 अगर आप देखते हैं तो एजुट्रेन 360 एक ऐसी कंपनी है एज अ प्लेटफॉर्म जो काम करती है, जो स्टूडेंट्स को कंसल्टेंसी प्रोवाइड करती है उनको एडमिशन के लिए या उनकी जो स्टडी और ट्रेनिंग की ज़रूरियात है उनको पूरा करने के लिए। जैसे कि आप नाम देखते हैं एजुट्रेन 360, सो एजुकेशन से आया है, ट्रेनिंग से आया है, और 360 डिग्री मींस कि हम पूरा 360 डिग्री कवर करते हैं। तो एजुट्रेन 360 मींस वी कवर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग 360 डिग्री। तो उसके हिसाब से हमने ये काम शुरू किया। हम क्या करते हैं, हम स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं उनका अपना कैरियर प्लान करने के लिए, उनका जो लॉन्ग टर्म स्टडी प्लान हैं, गोल्स हैं, वो प्लान करने के लिए। और उन्होंने अगर ट्रैवल करना है अपनी स्टडी के लिए, जैसा कि पाकिस्तान से और बाकी मुल्कों से लोग आते हैं पढ़ने के लिए, तो यहाँ पे यूके में आके पढ़ेंगे तो हम उनकी हेल्प कर रहे हैं कि आप यहाँ पे आके कौन सी यूनिवर्सिटी में किस कोर्स में एडमिशन है। अच्छा सर, सुनने में आया कि स्टूडेंट वीज़ा पॉलिसी के हवाले से कुछ चेंजिंग हुई हैं, क्या वो बता सकते हैं किस किस्म की चेंजिंग है? जी, यूके में अभी वीज़ा पॉलिसीज़ चेंज हुई हैं। सबसे पहले तो मैं ये एक्सप्लेन कर दूं कि स्टूडेंट आता क्या है और स्टूडेंट कैटेगरी क्या होती है। 3 स्टूडेंट कैटेगरीज़ हैं जो इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ पे आके पढ़ते हैं। एक होता है चाइल्ड रूट, एक होता है स्टूडेंट विजिटर, और एक होता है टियर 4 स्टूडेंट। चाइल्ड रूट जो होता है वो बेसिकली बोर्डिंग स्कूल्स होते हैं, उसमें बच्चे आके पढ़ते हैं यहाँ पे, और थोड़ा सा वो एक्सपेंसिव भी होता है, और उसमें हमारे पाकिस्तान से स्पेशली बहुत सारे लोग नहीं आते। बट टियर 4 जो स्टूडेंट हैं वो मेन वीज़ा रूट होता है, जहाँ पे जो बहुत सारे स्टूडेंट इंटरनेशनल स्टूडेंट यूके में आके पढ़ते हैं। तो उसमें बेसिकली क्या होता है कि स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी की तरफ से कोर्स की ऑफ़र होती है, वो ऑफ़र एक्सेप्ट करते हैं, और उसके बाद वो एडमिशन अपना कंफर्म करके किसी भी कंट्री से जो इंटरनेशनल जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ से यूके में आके पढ़ते हैं, अपनी पढ़ाई कंप्लीट करते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। जो इंटरनेशनल स्टूडेंट होते हैं जो यहाँ पे आते हैं, उनके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है? बेसिकली जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है वो गाइडलाइन में दी होती है। नॉर्मली क्या होता है, जो स्टूडेंट की जो अपनी आइडेंटिटी होती है, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट होगा, जैसा कि पासपोर्ट होता है। उसके बाद उनकी जो प्रीवियस क्वालिफ़िकेशंस हैं, जो उन्होंने स्टडी किया है, जो पढ़ा हुआ है, वो उसकी क्वालिफ़िकेशन के डॉक्यूमेंट्स होंगे। उसके साथ मेंटेनेंस फ़ंड जो उन्होंने ये शो करना है कि यहाँ पे यूके में आके, जैसे वो स्टूडेंट वीज़ा पे हैं तो यहाँ पे आके वो यूनिवर्सिटी की फ़ी पे कर सकते हैं, और उनके जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं वो बर्दाश्त कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें उन्होंने शो करनी है। और जो सोर्स ऑफ फ़ंड है वो भी बताना होता है कि कहाँ से ये पैसे आए, मींस के मेरे फादर हैं वो स्पॉन्सर करते हैं, या कोई भी जहाँ से भी जो सोर्स होगा वो भी एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो ये एक प्रोसेस है। फिर जब ये डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो जाते हैं, जब एक एप्लीकेंट है इंटरनेशनल स्टूडेंट कोई भी, जब वो वहाँ से अप्लाई करता है तो यूके यूनिवर्सिटी उनको एक कंफर्मेशन ऑफ स्टडीज़, एक्सेप्टेंस ऑफ स्टडीज़ भेजती है, जिसे कैस का नाम दिया जाता है। वो डॉक्यूमेंट जब उनके पास जाता है तो फिर वो डॉक्यूमेंट की बेस के ऊपर अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करके वो वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं। जब वीज़ा अप्लाई करते हैं, वीज़ा ग्रांट होने के बाद फिर वो यूके ट्रैवल करते हैं स्टडी के लिए। अच्छा, जिन लोगों का एजुकेशन में गैप होता है, क्या वो अप्लाई कर सकते हैं? जी बिल्कुल, एजुकेशन में गैप अगर है तो आप उसको जस्टिफाई करें कि आप वो गैप क्यों है। लेट्स से एक स्टूडेंट है जिसने 2016 में अपना बैचलर्स कंप्लीट कर लिया हुआ है, और अब 2020 या 2021 में आके वो अप्लाई करना चाहता है, तो वो एक्सप्लेन करे कि वो वाई ही हैज़ स्पेंट दिस 5 ईयर, मतलब वो उसके जो 5 साल हैं वो क्यों, कहाँ पे सर्फ हुए। अगर वो काम कर रहा था तो एक्सप्लेन करे काम कर रहा था। जैसे कुछ हमारी फ़ीमेल्स होती हैं जिनका कुछ और रीज़न होते हैं, वो नहीं पढ़ सकती या कुछ गैप आ जाता है बीच में, तो वो एक्सप्लेन कर सकते हैं कि माई पर्सनल रीज़न उसकी वजह से। बट मोस्टली ऐसे होता है कि जो जेन्युइन स्टूडेंट हैं, जैसे कि बहुत सारे जेन्युइन स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं और हम उनकी हेल्प करते हैं, तो उनके पीछे कोई ना कोई एक्सपीरियंस होता है, कुछ स्टडीज़ होती हैं, तो वो अटैच करके आप अपना एडमिशन करवा सकते हैं। तो जो यहाँ की यूनिवर्सिटी है उसकी फ़ीस कितनी है? समटाइम ये देखने में आया कि फ़ीस वो लमसम ले लेते हैं या उसकी इंस्टॉलमेंट होती है, उसका प्रोसीजर क्या है बेसिकली?
ये फ़ी का जो स्ट्रक्चर होता है ये बेसिकली डिपेंड करता है कि कौन से कोर्स में आप आए हैं और कौन सी यूनिवर्सिटी है। फ़ी स्टार्ट तो हो जाती है बैचलर्स प्रोग्राम पे अगर आप आते हैं तो 10 से 12,000 पाउंड से लेके कुछ मैक्सिमम 30,000 पाउंड तक भी पर ईयर है। बट डिपेंड करता है कि आप किस रैंक की यूनिवर्सिटी में हैं, कौन से कोर्स में हैं और आप लंदन में रह रहे हैं कि या आउटसाइड लंदन है, आपकी यूनिवर्सिटी जो है लंदन में है या आउटसाइड लंदन है। सपोज़ अगर किसी ने पाकिस्तान से आना हो तो उसको कितनी स्टेटमेंट चाहिए होगी? बेसिकली देखें, एक मेंटेनेंस फ़ंड होता है जो आपके पास लाजमी होना चाहिए, जो 28 डेज़ के लिए आपने मेंटेन करने हैं। जो लंदन के अंदर मेंटेनेंस फ़ंड है वो 1334 पाउंड अ मंथ है, जो आपकी अपनी लिविंग एक्सपेंस होंगे अदर देन योर फ़ी, तो वो आपको मेंटेन करने हैं फॉर 9 मंथ्स। आपकी जो भी स्टेटमेंट होती है 1334 पाउंड्स को मल्टीप्लाई कर लें 9 से, तो ये बनते हैं 12,006 पाउंड, जो आपको लास्ट 28 डेज़ के लिए एटलीस्ट मैनेज करने पड़ते हैं, प्लस जो रिमेनिंग फ़ी ऑफ द फर्स्ट ईयर होती है वो आपको पे करनी है। फॉर एग्जांपल क्या होता है कि एक बंदा है, एक स्टूडेंट है जो कैंडिडेट है, उसकी फ़ी है 12,000 पाउंड आ ईयर और उसने अप फ्रंट 6,000 पाउंड आ ईयर पे किए, तो रिमेनिंग 6,000 पाउंड प्लस 12,006 पाउंड इनको ऐड कर लें तो ये आपको फंड्स मेंटेन करने पड़ेंगे अपनी बैंक स्टेटमेंट। अच्छा, जो स्टूडेंट आते हैं यहाँ पे उनकी कोशिश ये भी होती है कि वो साथ साथ कोई काम भी करें ना, तो काम अलाउ होता कि नहीं होता है? जी, टर्म टाइम में जो स्टूडेंट होते हैं, यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए टर्म टाइम में 20 आवर्स वर्क अलाउ होता है पर वीक। एक वीक में वो दे कैन नॉट वर्क मोर देन 20 आवर्स, सो उनको 20 घंटे वर्क अलाउ होता है और वो कहीं पे भी काम कर सकते हैं। जो अपनी एक्सपर्टीज़ हैं या अपनी फील्ड में जो जैसे वो स्टडी कर रहे हैं, अगर उनको जॉब मिलती है वहाँ पर काम कर सकते हैं और डिफरेंट जॉब्स वो कर सकते हैं। तो ऐसा होता है कि जब छुट्टियां होती हैं तब स्टूडेंट फुल टाइम काम करेंगे या वो 20 आवर ही होते हैं? जी, उनको फुल टाइम अलाउ उस वक्त होता है जब उनका हाफ़ टर्म होती है। हाफ़ टर्म जब वो छुट्टियां होती हैं यूनिवर्सिटी से, जैसे समर हॉलीडेज़ हैं या नॉर्मल हॉलीडेज़ होती हैं, जब अभी ये क्रिसमस आ रहा है तो क्रिसमस हॉलीडेज़ होंगी, तो उन हॉलीडेज़ में उनको फुल टाइम वर्क इजाज़त होती है, बट दे हैव टू शो दैट दे आर ग्रांटेड फ्रॉम यूनिवर्सिटी कि वो काम कर सकते हैं। तो डिग्री कंप्लीट करने के बाद उनके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं? अभी जो एक नई कैटेगरी, बल्कि पहले भी थी, एक कैटेगरी कुछ टाइम के लिए क्लोज़ कर दी गई थी और फिर दोबारा से शुरू कर दी गया जब से ये नया पॉइंट बेस सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया जो 1 जनवरी 2021 से स्टार्ट हो रहा है। स्टूडेंट्स जो यहाँ पे डिग्री प्रोग्राम के लिए आते हैं, जब वो अपना बैचलर्स या मास्टर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद वो 2 साल के लिए एक पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा होता है, उसके ऊपर जा सकते हैं, जिसके ऊपर वो यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस हासिल कर सकते हैं, यहाँ पे जॉब हासिल कर सकते हैं। उसके बाद अगर वो यहाँ से ट्रैवल करना चाहें तो ये उनके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है कि 2 साल की या 4 साल के जो बैचलर्स करने के बाद या 1 साल का मास्टर्स करने के बाद उनके पास 2 साल का यूके का एक्सपीरियंस होगा, विच इज़ रिनाउंड इन एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। तो वो एक्सपीरियंस गेन करके अगर यहाँ पे कोई एम्प्लॉयर मिल जाता है जो उनको जॉब दे देता है तो वो दे कैन एक्सटेंड देयर स्टे एंड चेंज द वीज़ा, नहीं तो फिर वो वापस पाकिस्तान या दुनिया में कहीं पे भी हैं वहाँ पे जाएंगे तो ये एक्सपीरियंस इन हैंड वो लेके जा सकते हैं अपने साथ। अच्छा, बैचलर के बाद भी उनको वो जा सकते हैं इस कैटेगरी में? ये बैचलर्स कंप्लीट करने के बाद भी है और मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद भी 2 साल के लिए आपको वर्क परमिट मिलता है। जो वर्क परमिट मीन्स कि पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा होता है जो आपको वर्क के लिए दिया जाता है ताकि एक्सपीरियंस आप गेन कर सकें। जी, थैंक यू। अच्छा, देखने में ये आया था पहले, काफ़ी टाइम पहले की बात है, यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस बंद हो जाते थे, तो स्टूडेंट इस लिहाज से भी उनको डर था कि अभी कोई ऐसा मसला तो नहीं है? अभी मोस्टली जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं अभी ये सारे यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं। यूनिवर्सिटीज़ उनका बहुत अच्छा क्रेडेंशियल्स होते हैं, वो पुराने वाला हिसाब नहीं है कि बहुत सारे कॉलेज होंगे जो 1-2 कमरे का कॉलेज भी होते थे अनफॉर्चुनेटली, तो वो बंद हो जाएंगे तो फिर स्टूडेंट कहाँ पे जाएंगे दोबारा एक्सटेंशन करवाने के लिए। तो वैसा नहीं होता, यूनिवर्सिटीज़ आर साउंड इंस्टीट्यूशंस और उनको रेगुलेटेड बॉडीज़ जो हैं वो बहुत अच्छी तरह रेगुलेट करते हैं और उनकी क्रेडेंशियल्स पे ऐसा कोई इशू नहीं है कि वो बंद हो जाएंगी तो स्टूडेंट को दोबारा प्रॉब्लम होगा। तो आपके पैनल में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं? हम बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के ऑलमोस्ट 34 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके साथ हम काम करते हैं। हमारे पास ग्रुप्स भी हैं, कुछ ग्रुप्स के साथ हम काम करते हैं, तो हम ऑलमोस्ट एवरी फील्ड ऑफ स्टडी डील करते हैं। कोई भी स्टूडेंट है, हम काम कैसे करते हैं, हम किसी भी एक स्टूडेंट को जब वो हमें अप्रोच करता है थ्रू सोशल मीडिया और थ्रू आवर नेटवर्क, व्हाट दे डू इज़ दैट, जब वो हमें अप्रोच करता है तो हम सबसे पहला काम ये करते हैं, उनकी इनिशियल असेसमेंट करते हैं। उस इनिशियल असेसमेंट में हम उनसे क्या पूछते हैं, जो प्रीवियसली उनकी स्टडी थी वो हम पूछते हैं,
आगे वो किस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं और हाउ मच दे कैन अफोर्ड फॉर दैट। तो और डेस्टिनेशन, प्रेफर्ड डेस्टिनेशन, लेट से हम कोई एक स्टूडेंट है पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश, चाइना या टर्की कहीं से भी है, तो वो कहते हैं कि हमने इंटरनेशनल किसी अच्छे रिनाउंड यूनिवर्सिटी से बैचलर्स करना है या मास्टर्स करना है, तो हम उनसे पहले कोर्स की रिक्वायरमेंट पूछते हैं, फिर उन्होंने प्रीवियस स्टडी में क्या पढ़ा था, अगर वो कोर्स उनके साथ मैच करता है, फिर आगे फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ कि ये कोर्स जब कंप्लीट कर लेंगे तो उनके लिए मार्केट, जो जॉब मार्केट है उसमें क्या बेनिफिट होगा, या वो अपना बिज़नेस करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या बेनिफिट होगा। ये हम एक पूरा पैकेज बनाते हैं, फिर उनको गाइड करते हैं कि आप ये कोर्स आपके लिए अच्छा है, ये यूनिवर्सिटी आपके बजट के मुताबिक फ़ी आप अफोर्ड कर सकते हैं, यू कैन गो इन दीज यूनिवर्सिटीज़, एंड देन स्टूडेंट वहाँ से कोर्स चूज़ कर लेता है। अच्छा, लंदन में आउट ऑफ लंदन में वो इतना वो डिफरेंस क्यों है? वो यानी कि फीस, लिविंग एक्सपेंस बेसिकली लंदन में जो आपको पता ही है, जैसे लिविंग एक्सपेंस यहाँ पे ज़्यादा है, तो इसलिए थोड़ा सा लंदन एक्सपेंसिव हो जाता है कि आपको लिविंग कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है, फिर आप यूनिवर्सिटीज़ के लिए ओवरहेड ज़्यादा होते हैं, तो फ़ी में डिफरेंस आता है। आउटसाइड लंदन आपको पता है लिविंग कॉस्ट कम है, तो उसके हिसाब से लिविंग कॉस्ट के भी चार्जेस कम होते हैं, और प्लस यूनिवर्सिटी की फ़ी भी थोड़ी कम होती है। अच्छा, कभी खुदा न खास्ता कि ऐसा हो जाए कि किसी स्टूडेंट को कोई इशू हो जाए, आप स्टूडेंट बुलाते हैं, कोई इशू हो जाए, वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है या कोई और इशू आ जाता है, आपके पास कोई लीगल टीम भी है? जी, हमारे साथ एसोसिएटेड लीगल टीम्स हैं, जिनको हम हमारे जो स्टूडेंट्स आते हैं, अगर उनको कोई इशू हो तो हम उनकी तरफ रेफ़र कर देते हैं, फिर वहाँ पे वो क्वालिफाइड सोलिसिटर्स हैं और बैरिस्टर्स हैं जो उनकी हेल्प करते हैं, और उनको जिस तरह की सपोर्ट, लीगली सपोर्ट चाहिए होती है वो उनको प्रोवाइड करते हैं। नॉर्मली जो स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पे, यूनिवर्सिटीज़ का अपना इंटरनेशनल ऑफिस भी होता है, वो भी उनको गाइड करता है कि अगर आपको कोई इशू है तो वो क्या, आपको कहाँ से क्या हेल्प मिल सकती है। बट मोस्ट ऑफ़ आवर स्टूडेंट्स वी गिव देम, जब उनको हम सर्विसेज देते हैं तो वो हमारे पास एडमिशन करवा के जब यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लेते हैं, अगर उनको फिर भी कोई रिक्वायरमेंट होती है, उनको हेल्प चाहिए होती है, तो वो हम हेल्प ज़रूर करते हैं उनको। जैसा देखने में आया कि जो नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ है, लाइक पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, तो इनके आने में यहाँ समटाइम प्रॉब्लम होती है। तो जैसे पहले होता था कि आर्ट्स मस्ट है, अभी भी वो है कि नहीं? जी, आर्ट्स के लिए इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़, जो नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ हैं, वहाँ से जो स्टूडेंट आते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो यहाँ पे आके लैंग्वेज अंडरस्टैंड कर सकें। जब मोड ऑफ स्टडी और जहाँ पे जब रहेंगे तो इट्स अ मल्टी नेशनल कंट्री, तो उसकी वजह से मल्टीकल्चरल कंट्री है, तो उसकी वजह से उनको लैंग्वेज एक यूज़ करनी है जो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, जो आप हर बंदा बोल सकता है और समझ भी सकता है। तो इंग्लिश उनके लिए बहुत ज़रूरी है, वो उनको आर्ट्स कंप्लीट करना पड़ता है, आर्ट्स का एग्ज़ाम है, वो पढ़ के उसके जो मार्क्स एंड स्कोर्स होते हैं वो प्रूव करने पड़ते हैं एडमिशन के लिए यूनिवर्सिटी को। नॉर्मली हमारी जो बैचलर्स क्वालिफिकेशन है उसके लिए B2 जो आर्ट्स क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है वो होती है, जो 5.5 बैंड होते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दिस के हमारे पास कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो क्या करते हैं कि उनको प्री सेशनल जो इंग्लिश क्लासेस होती हैं वो दे देते हैं। अगर किसी स्टूडेंट के पास आर्ट्स नहीं था, या अभी अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ कोविड-19 उनके पास सीट नहीं मिल सकी जहाँ पे वो आर्ट्स कंप्लीट करके यहाँ पे आ सकते, हमारे पास ऐसे ऑप्शन भी हैं कि विदाउट आर्ट्स उनको हम एडमिशन करवा देते हैं। यूनिवर्सिटीज़ के साथ अटैच ग्रुप है उनको, जहाँ पे वो 6 महीने, 4 महीने या 9 महीने तक एक कोर्स है वो पढ़ेंगे। जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आगे वो दे कैन प्रोसीड टू यूनिवर्सिटी। तो विदाउट आर्ट्स भी हम उनको एडमिशन करवा के दे सकते हैं, बट आर्ट्स होना ज़रूरी भी है। अभी जो नया पॉइंट बेस्ड सिस्टम है उसमें 70 पॉइंट्स होते हैं जो एक स्टूडेंट को कंप्लीट करने पड़ते हैं, तो वो 70 पॉइंट्स डिवाइडेड इसी तरह किए गए हैं कि 50 पॉइंट्स जो होते हैं वो कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ स्टडीज़ के होते हैं, जिसे हम कैश कहते हैं, जो यूनिवर्सिटी की तरफ से होता है। 10 पॉइंट्स उनके मेंटेनेंस फंड के होते हैं, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि उनको जो लंदन है, जैसे उनको मेंटेनेंस फंड 12,006 पाउंड शो करना पड़ता है, और जो 10 पॉइंट होते हैं, लास्ट जो आखिरी 10 पॉइंट हैं, वो उनके आर्ट्स के या इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर है यूनिवर्सिटी की तरफ से, वो अगर प्रोवाइड करेंगे तो वो उसके लिए कंसिडर किए जाते हैं। तो ये 70 पॉइंट पूरे हो जाते हैं जब अगर आप आर्ट्स कंप्लीट कर लें। तो ये हमारे यहाँ कंसेप्ट है। अनफॉर्चुनेटली कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि आर्ट्स से कहीं स्किप कर दूँ या कुछ भी है, तो मैं उनको ये सजेस्ट करूँगा कि ये आर्ट्स आपको आपके फ़ायदे के लिए है कि आपने यहाँ पे आके इंग्लिश में पढ़ना है, आपने कम्युनिकेट इंग्लिश में करना है। तो अगर आप आर्ट्स करके आएंगे, वहाँ पे थोड़ा सीख के आएंगे, और जो नेटिव
लैंग्वेज स्पीकर हैं उनकी ज़ुबान कैसे समझनी है, वो समझने के लिए आप आइट्स करेंगे तो ये आपके फ़ायदे के लिए है कि यहाँ पे आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी जो भी पढ़ाया जाएगा। जो अगर आपने किसी से कम्युनिकेट करना है वो आपको बहुत अच्छी तरह आएगा। और सबसे बढ़ के ये है जो आपके स्टूडेंट हैं यूनिवर्सिटी में, जैसे हम पाकिस्तान या इंडिया बांग्लादेश है, तो मेनली वो जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे अपनी एक ही कम्युनिटी होती है जो स्टूडेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि मल्टी कल्चरल कंट्री है और स्पेशली लंदन में तो दुनिया पूरी से लोग आए होते हैं, तो वो डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलने वाले एक ही लैंग्वेज है जिसमें कम्युनिकेट करते हैं, वो इंग्लिश है। और अगर आपको वो समझ आएगी तो इट्स अ लॉट बेटर फॉर यू टू अंडरस्टैंड व्हाटएवर दे से। तो यूके में आने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? इट डिपेंड्स कि आप किस प्रोग्राम में आ रहे हैं। नॉर्मली जो इजी रूट है टियर 4 जिसे कहते हैं टियर 4 स्टूडेंट वीज़ा, वहाँ पे आपके पास 12 साल जो होते हैं, 12 साल की क्वालिफिकेशन अगर आपने कंप्लीट की है तो उसके बाद आ सकते हैं। जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट है जो 11+1 ईयर जो होता है वो कंप्लीट कर लेते हैं, तो उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं प्री सेशनल बैचलर्स में जो फाउंडेशन ईयर होता है उसमें आके। वो कितने साल का होता है? फाउंडेशन ईयर जो होता है वो 1 साल है। 1 साल। जो पहला फाउंडेशन ईयर है जो यूनिवर्सिटी के 3 साल का प्रोग्राम शुरू करने से पहले आपको 1 साल पहले पढ़ाया जाता है ताकि यू विल बी रेडी फॉर यूनिवर्सिटी क्वालिफिकेशन। अच्छा, मैट्रिक के बाद लोग आ सकते हैं पाकिस्तान से? मैट्रिक के बाद भी आ सकते हैं, लेकिन उसमें आपको बहुत स्पेसिफाइड चीज़ें हैं जिनको नज़र में रखना पड़ता है। उसके लिए आपका प्रोफाइल जो है वो बहुत मैटर करता है। मेरे ख्याल में मैं एडवाइस करूँगा कि एफएससी के बाद जो लोग आते हैं या इंटर के बाद जो लोग आते हैं उनके लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं और इजी एक्सेस ये होगी कि उनके 12 साल कंप्लीट हो चुके होंगे, तो वो अप्लाई करें तो ज़्यादा आसानी से हो जाएगा। तो पाकिस्तान के अलावा कौन कौन सी कंट्रीज आपके पास हैं? जी, जैसे आपने देखा अभी कि ग्लोबली हमें दुनिया पूरी से लोग अप्रोच कर सकते हैं। वी आर अवेलेबल ऑन सोशल मीडिया एंड आल्सो वेबसाइट एज वेल, लेकिन स्पेसिफिकली हमारे ऑफिस और जहाँ से हम नेटवर्क के साथ डील करते हैं, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, इंडिया है, उसके बाद हमारे पास टर्की है, अल्जीरिया है, उसके बाद मोरक्को और अज़रबैजान, तुर्कमेनिस्तान, इन कंट्रीज़ को हम डायरेक्टली डील करते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट तो हमें दुनिया भर से कहीं पे भी अप्रोच कर सकते हैं। हमारे सर्विसेज ऑनलाइन अवेलेबल हैं, वो हमें कॉन्टैक्ट करेंगे तो हम उसी तरह उनको डील करते हैं जैसे हमारे ऑफिस में वो आकर डील करते हैं। फिर लास्ट क्वेश्चन, जो स्टूडेंट हैं आप उनको क्या एडवाइस करेंगे? मैं अपने जो एक्सपीरियंस है, मैं 2012-13 से फुली एजुकेशन के साथ अटैच हूँ और मैंने एक इंस्टीट्यूशन भी रन किया। उसके बाद ये कंसल्टेंसी जो स्टूडेंट कंसल्टेंसी करता है ये भी काम कर रहा हूँ। बेसिकली मैं समझता हूँ कि जो हमारे स्टूडेंट हैं उनको एक चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि उन्होंने अपने करियर में क्या बनना है। अगर उनके करियर में फॉर एग्जांपल एक बंदा कहता है कि मैं एक आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ या मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ या एक मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ या कोई भी एक फील्ड ऑफ स्टडी वो चूज़ करना चाहते हैं, तो उनको एक पूरा प्लान करना चाहिए। हमारी ज़िंदगी जो स्पेशली पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश की है, जो हमारे कल्चर से मिलते जुलते हैं, तो मैं समझता हूँ कि वहाँ पे स्टूडेंट्स अपनी लाइफ प्लान नहीं करते। तो आप एक प्लान बनाएं अपनी लाइफ में कि मैंने ये गोल अचीव करना है। फॉर इंस्टेंस से कहीं मैंने डॉक्टर बनना है, डॉक्टर कौन सा बनना है वो एक प्लान लिख लें। उसके मुताबिक फिर आपको जो स्टडीज़ चाहिए वो पढ़ाई के लिए आएँ। यहाँ पे स्पेशली यूके में बहुत अच्छी तालीम है। यहाँ पे आपको वो एनवायरनमेंट मिलता है जहाँ पे आप ग्रो कर सकते हैं, सीख सकते हैं, अपने साथ अपनी जो पढ़ाई है उसमें अपने इर्द गिर्द लोगों से सीख सकते हैं। उसके बाद आपके जो टीचर हैं वो बहुत अच्छे, और यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ बहुत अच्छी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जिनके डायरेक्ट लिंक होते हैं जॉब मार्केट के साथ। वो आपको प्लेसमेंट भी दिलवा सकती हैं जहाँ पे आप अपना वर्क एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं। जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का नई रिसर्च का वर्क है वो आप कर सकते हैं यहाँ पे। तो आप एक पूरा प्लान बनाएं, उस प्लान के ऊपर एक कॉन्शियस चॉइस हो। हम एजुट्रेन 360 क्या करता है, बेसिकली हम जब असेस करते हैं स्टूडेंट्स को तो उनको जो दिमाग में एक प्लान है वो दे के उनको कॉन्शियस चॉइस दिलवाते हैं कि आप इस वजह से ये चॉइस कर रहे हैं, इसलिए आप ये चॉइस लेके आप यूके आ रहे हैं कि आप पढ़ने आ रहे हैं। तो आप ये कॉन्शियस चॉइस बनाओ कि आप पढ़ने जा रहे हो, वहाँ पे पढ़ के आपने जो अगला प्लान है, जो अगला आपका फ्यूचर प्लान है, जहाँ पे आपने जो गोल अचीव करना है, जो आप अपनी ज़िंदगी का पेशा बनाना चाहते हो, आप उसको अचीव करना चाहते हो, इसलिए आप वहाँ पढ़ने जा रहे हो। यहाँ पे ये नहीं कि मैंने वीज़ा लेके वहाँ जाके देखना है क्या करूँगा, ऐसा नहीं सोचना। आप प्रॉपर एक प्लान के साथ आएँ। बहुत अच्छा मुल्क है यूके, यहाँ पे पढ़ने के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जब पढ़ाई हो जाती है आपके पास बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है यहाँ पे पढ़ने का, और रिसर्च करने के लिए भी बहुत अच्छी जगह है। आप यहाँ पे रिसर्च कर सकते हैं और आप यहाँ से जो भी सीखेंगे दैट इज़
मोर बियॉन्ड देन वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड्स। सो जो भी यहाँ पे आप सीखेंगे वो स्टैंडर्ड जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उनको मैच करता है, तो आपके लिए डोर्स वाइड ओपन होंगे जब आप यूके से एजुकेशन लेके जाएंगे। तो मेरी एडवाइस यही है कि आप एक कॉन्शियस चॉइस अपने प्लान के साथ स्टडी के लिए यहाँ पे आएँ, पढ़ें, अपनी लाइफ बदलें और अपने इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हैं जिनकी आप हेल्प कर सकते हैं, आप करें। सर वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू वेरी मच कि आप आए, आपका बहुत शुक्रिया।